ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब। क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद। एक रैप्टा मारा ना चला क्या देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे मकसद सीरीज को। और आज हम लोग कवरअप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। कई सारे लोगों को ये चैप्टर में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट अगर मैं आप लोगों को ईमानदारी से कहूं तो ये चैप्टर के अंदर ढेर सारे आपको डेरिवेशंस देखने को मिलते हैं, जो बहुत बेसिक लेवल के डेरिवेशंस हैं। भैया कैसी बात कर रहे हो, जब स्कूल में पढ़े थे तो हवा टाइट हो गई थी। उसके पीछे का रीजन है कि आप लोग को ये नहीं मालूम है कि ये डेरिवेशन शुरुआत कहां से होते हैं। बेसिकली अगर इस चैप्टर के डेरिवेशन की स्टार्टिंग आप लोग को मालूम हो तो आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स को इजीली समझ सकते हो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को ईमानदारी से हर एक चीज को समझा दूं, सो दैट आप सभी लोग को हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है, जो आप लोग को पढ़ना है। इसी के अंदर आप लोग को एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर में कवर अप कराऊंगा। बस दोस्तों, ईमानदारी से इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे इस क्वेश्चन बैंक से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस 2016 से 24 तक के कंप्लीट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर की, ये सब कुछ आप लोग को मिल रहा है इस हमारे क्वेश्चन बैंक के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दे रहा हूं दोस्तों, जाके इसको ऑर्डर करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए होने वाला है, जिसके थ्रू आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। जितने लोगों ने इस चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस कर लिया, उसका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। कई लोग कह रहे थे भैया सैंपल पेपर का क्या, तो सैंपल पेपर भी हमारे लॉन्च हो चुके हैं। इसके लिंक भी डिस्काउंट वाली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। देखो दोस्तों, फिजिक्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। चैप्टर की चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि दो टाइप के करंट आप लोग बेसिकली देखते हो। अभी तक के जो आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़े थे, वो बैटरी वाला करंट था, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटली डायरेक्ट करंट के ऊपर आप लोग को डिपेंडेंट देखने को मिल रहा था। वहां पे आप लोग बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे थे। फिर चैप्टर नंबर 6 के अंदर बैटरी को इंडक्टर से कनेक्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग रेजिस्टर को भी बैटरी से कनेक्ट करके आउटपुट चेक कर रहे थे, अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे थे। सेम ऐसे ही कंप्लीट ये चैप्टर है जो रहने वाला है ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में प्रोवाइड करेंगे और अलग अलग वैल्यूज को निकालने वाले। बट आखिरकार ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों, उसकी बात अगर मैं करूं तो जैसे ये रहा आप लोग का डायरेक्ट करंट, ये है बैटरी। मान लेते हैं यहां से एक डिवाइस कनेक्टेड है और कुछ इस तरीके से आप लोगों का करंट पॉजिटिव एंड से दौड़ते हुए आपको देखने को मिलता है। आप सभी लोग जानते हो कि डायरेक्ट करंट के अंदर जिस तरफ से करंट दौड़ रहा है, हमेशा उसी तरफ से ही करंट दौड़ते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट करंट कभी भी करंट की डायरेक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं करता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इस तरफ से आपको करंट दौड़ते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर मैं उसी जगह पे बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को अगर मैं किसी डिवाइस से कनेक्ट करता हूं लेट से, तो यहां पे करंट का डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा चेंज होते रहता है। इसका मतलब ये कि कभी करंट इस तरफ से दौड़ते हुए आप लोग को दिखेगा, तो कभी करंट इस तरफ से देखने को मिलेगा। अल्टरनेटिंग फॉर्म में करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, कभी इस तरफ से दौड़ेगा तो कभी इस तरफ से दौड़ेगा। और इस टाइप के करंट को कहते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। तो आखिर अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज होता है, तो देख लीजिए एक बार। अगर करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटिवली या पीरियोडिकली चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे टाइप के करंट को आप लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में साइनसोइडल नेचर का आप लोग को देखने को मिलता है। अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं करंट वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी करंट दे दिया मैंने पॉजिटिव एंड का, इधर दे दिया नेगेटिव एंड का करंट, और ये हो गया टाइम टी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कभी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी। इससे अल्टरनेटिंग करंट का ये जो ग्राफ है आपको ये समझाना चाह रहा है कि करंट का डायरेक्शन हर एक मोमेंट में चेंज होते रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कभी इस तरफ से दौड़ेगा तो कभी इस तरफ से दौड़ेगा, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे आप लोग डीसी करंट की बात करते थे, तो मैं कहता था कि भाई जो करंट दौड़ रहा है वो 2 एम्पियर का दौड़ रहा है, 3 एम्पियर का दौड़ रहा है, 4 एम्पियर का दौड़ रहा है। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू रहती थी वो एक्चुअल वैल्यू आपको देखने को मिलती थी, जो आपको क्वेश्चन में या बैटरी में दी रहती थी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप लोग को क्या करना रहता है, यहाँ पे नॉर्मल करंट के लिए आप लोग को सिर्फ 2 एम्पियर नहीं लिखना है, आपको लिखना है 2 sin ओमेगा टी। ये क्या चीज हुआ, तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, किस फॉर्म में, I विच इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी के फॉर्म में। I नॉट क्या होता है दोस्तों, तो मैक्सिमम करंट उसको कहा जाता है, और sin ओमेगा टी बताता है अल्टरनेटिंग करंट के साइनसोइडल नेचर के बारे में। तो याद रखिएगा डीसी करंट में करंट वही होता है जो करंट की वैल्यू है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू एक्चुअल में I नॉट sin ओमेगा टी के फॉर्म में आप लोग को देखने
को मिलती है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, याद रखिएगा। इसमें आप लोग अगर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो आई नॉट होता है आप लोग का मैक्सिमम करंट। कई किताबों के अंदर आई नॉट की जगह पे आई एम भी लिखा रहता है, तो दोनों सही है। ओमेगा दोस्तों यहाँ पे है आप लोग की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम टी आप लोग को टी से रिप्रेजेंट देखने को मिल रहा है। टाइम आप लोग को टी से रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप क्लियर है। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी जनरेटर जो रहते हैं वो इजीली सेटअप हो जाते हैं, इकोनॉमिकली आप लोग को देखने को मिलते हैं। एसी को आप लोग इजीली डीसी में भी कन्वर्ट कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। जैसे आपके घर से जो बिजली का सप्लाई आ रहा है वो एसी है, लेकिन जो मोबाइल चार्ज हो रहा है वो डीसी फॉर्म में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का जो एडॉप्टर है दोस्तों चार्जिंग का, उसके अंदर रेक्टिफायर लगे रहते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। एसी के अंदर एनर्जी लॉस मिनिमम होता है दोस्तों, चाहे आप कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस तक के क्यों ना करंट को ट्रेवल करा रहे हो। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं एसी ओवर डीसी की, एसी में शॉक लगना बहुत आसान है, डीसी में शॉक उतना तेजी से आप लोग को लगते हुए नहीं देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं एसी ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू डीसी के। एसी को आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि उस दौरान पे आप लोग को कांस्टेंट पोलैरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ आप लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप लोग को समझा दिया। ऐसी सेम टू सेम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बेसिकली ऐसे टाइप का वोल्टेज दोस्तों जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। तो जैसे आप लोग वहां पे देख रहे थे दोस्तों, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू थी आई विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ आप लोग को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बन जाएगा वी विच इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज भी यहाँ पे साइनसोइडल नेचर का है और ये भी अल्टरनेटिंग डायरेक्शन आप लोग को शो करता रहता है। तो वी नॉट वर्सेस टाइम टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वोल्टेज भी आप लोग को कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हुए देखने को मिलता है और साइन फंक्शन के फॉर्म में ग्राफ बनाता है। और सीधी बात है, अगर करंट बन रहा है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में, वोल्टेज बन रहा है, तो ईएमएफ भी बनेगा, क्योंकि वोल्टेज एक्चुअल में ईएमएफ के बराबर ही होता है। तो एक्चुअल में इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो ये भी साइनसोइडल नेचर का आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसकी वैल्यू बनती है वैसे आप लोग की ई की भी वैल्यू बन जाएगी फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो ईएमएफ आप लोग को इतना देखने को मिलेगा। तो ये तीन फॉर्म है, याद रखिएगा। करंट को रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है, वोल्टेज को ऐसे करना है, ईएमएफ को ऐसे करना है इस चैप्टर के अंदर। यहां तक कि तो मेरे को ऐसा लगता है सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। चैप्टर नंबर 3 में याद है आप लोगों ने पढ़े थे इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है आप लोग का जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज करंट, जिसको हम लोग मीन करंट के नाम से भी जानते हैं। याद है आप लोग को चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़े थे एवरेज करंट की वैल्यू होती थी, वो होती थी आप लोग की आई एवरेज विच इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मतलब क्यू होते थे टोटल चार्जेस जो पास आउट हो चुके उस कंडक्टर से इन द टाइम इंटरवल टी। तो सेम ऐसे हम लोग को ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है कि एवरेज करंट की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले हेल्प लेना होगा इंस्टेंटेनियस करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता था चैप्टर 3 में ही पढ़े थे, आई विच इज इक्वल टू डीक्यू बाय डीटी। इस डीटी को उस तरफ भेज दीजिए तो चार्जेस की वैल्यू जो डीक्यू के फॉर्म में बन जाएगी वो बन जाएगी आई इंटू डीटी। बोथ साइड आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए। इस तरफ में आपको इंटीग्रेट करना है चार्जेस को 0 से लेकर टोटल चार्जेस क्यू तक के, और इस तरफ में आप लोग को टाइम को इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेकर टाइम टी तक के। तो क्यू दोस्तों क्या है यहाँ पे टोटल चार्जेस जो पास आउट हो चुके हैं उस कंडक्टर से, और कैपिटल टी क्या है टाइम इंटरवल है दोस्तों। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे तो डीक्यू की वैल्यू बन जाएगी कितनी, क्यू माइनस 0 दैट मींस क्यू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, टी का होगा, इसलिए आई को आपको बाहर ले लेना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, dt का। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ चार्ज की वैल्यू निकालना है और इस तरह वाले इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को बस आप लोग को प्रिजर्व करना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, q विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t i इंटू dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब आप लोग याद करिए एवरेज करंट की वैल्यू आप लोगों ने क्या पढ़े थे, तो एवरेज करंट होता था q बाय t। तो अगर दोस्तों मैं इस q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या पुट किया जा सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो ऊपर में मतलब q की जगह पे वैल्यू आ गई ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t i इंटू dt। आप नीचे देखिए यहाँ पे ये क्या है t। क्या मैं t को ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t dt। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो t ही बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस t की जगह पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ से, और इस q की जगह पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ इस वैल्यू से। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या निकल के आएगी आप लोग की, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t i इंटू dt। ये आप लोग का यहाँ आ जाएगा और t की जगह पे आ जाएगा दोस्तों आप लोग की ये वैल्यू, तो वो आ गई आपकी ये। तो यहां से बन गया आप लोग का कंप्लीट वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। तो आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन को शो करते हो, और कई बुक्स में क्या होता है ये वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता है। अगर सिर्फ मैं इस q की वैल्यू को यहाँ पुट करता तो 1/t तो वैसा का वैसे ही रहता, और q की वैल्यू दोस्तों ये आ जाती। तो आपकी वैल्यू बन जाती यहां से कितनी, एवरेज करंट की वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t i इंटू dt। तो ये दोनों फॉर्म आप लोग के एवरेज करंट के ही फॉर्म माने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, एक ही बात है, और इसे कहते हैं हम लोग एवरेज करंट या मीन करंट का एक्सप्रेशन है या और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोग का टॉपिक है कि आखिर एवरेज, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है फॉर फुल साइकिल। एवरेज करंट मतलब जो अभी निकाले ना वैल्यू, इसकी आई एवरेज की वैल्यू क्या निकल के आती है फॉर फुल साइकिल की। फुल साइकिल
साइकिल मतलब क्या, करंट का फुल साइकिल। करंट का फुल साइकिल कुछ इस तरीके से बनता है आप लोग को, ये रहा आप लोग का आई नॉट, ये रहा आप लोग का आई नॉट नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना हुआ है। फुल साइकिल मतलब होता है दोस्तों, अगर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहा जाता है फुल साइकिल। हाफ साइकिल किसे कहा जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन को कहा जाएगा हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव फॉर्म ग्राफ में डिनोट करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि फुल साइकिल के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है। सबसे पहली चीज, ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, वो होता है आई विच इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, या आप चाहो तो आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लो, दोनों बात सही है। आपको क्या करना है, आई एवरेज की वैल्यू निकालना है। क्या होता है आई एवरेज का फॉर्मूला, देखो ये रहा आप लोग का आई एवरेज का फॉर्मूला। तो मैंने रखा आई एवरेज विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी आई इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी डी टी। आपको क्या करना है गाइस, ये वाली जो वैल्यू ये क्या बनती है, ये बनती है 1 अपॉन टी, तो ये 1 अपॉन टी आप लोग का आ गया। बची हुई वैल्यू ये रही इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी आई इंटू डी टी। ये जो आई की वैल्यू है दोस्तों, इसको आप लोग को यहाँ पुट कर देना। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको यहाँ पुट कर दोगे, वैल्यू क्या बन जाएगी आप लोग की, ये रही आप लोग की आई की वैल्यू, और ये डी टी का डी टी, इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से टी 1 अपॉन टी हो जाएगा। अब याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है डेरिवेटिव टाइम का, इसलिए आई मैक्सिमम मतलब आई नॉट या आई एम, इसकी वैल्यू को आप लोग को बाहर ले लेना है, साइन ओमेगा टी के साथ इंटीग्रेशन करा देना है डी टी के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते हो तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आई मैक्सिमम है, तो आई मैक्सिमम को बाहर ले लिया, अपॉन में कितना आ गया दोस्तों, अपॉन में टी आ गया, तो यह हो गया आई मैक्सिमम अपॉन टी। इंटीग्रेशन करना है साइन ओमेगा डी टी का, और आप जानते होंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि साइन थीटा भले ही माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर उसकी जगह मैं लिख दूं साइन ए थीटा विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा इंटीग्रेट होके, तो आप कहोगे वो आएगा माइनस ऑफ कॉस ए थीटा, साथ ही साथ जो ए दिया यहाँ पे वो नीचे भी आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा होगा, साइन ओमेगा टी डी थीटा का इंटीग्रेशन करें तो वो हुआ माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और टी के पहले मतलब जो आप लोग का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट के पहले जो चीज दी हुई है वो अपॉन में आ जाएगी, तो वो आ गई ओमेगा के फॉर्म में। तो दोस्तों ओमेगा जो निकल के आया उसको हम लोगों ने आगे ले लिया, तो ये बन गया आप लोग का आई मैक्सिमम अपॉन ओमेगा टी। कैपिटल टी को एक बार माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी में पुट करें तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा, और जहां पे स्मॉल टी उसकी जगह पे कैपिटल टी आ जाएगा, तो ये बन गई आपकी वैल्यू। फिर आता है बीच में माइनस, और आप जानते हो फिर आगे क्या है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा इंटू जीरो, मतलब माइनस ऑफ कॉस जीरो बनेगा आपका, और पहले से यहाँ बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। और आप जानते हो कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है आप लोग का 1। तो आगे अगर आप लोग देखो तो सेम ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी यहाँ पे आ गया, प्लस ऑफ कॉस जीरो हो गया आप लोग का 1। अगर आप दोस्तों अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करो तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ओमेगा, और एक्चुअल में ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़े होंगे। आपको बस बेसिकली इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो वैल्यू क्या बनी, आई मैक्सिमम अपॉन टी ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा की वैल्यू बनी 2 पाई बाय टी, और टी जो पहले से प्रेजेंट था वो टी यहाँ पे आ गया। हुआ क्या दोस्तों, ये टी से ये टी कट गया, वैल्यू क्या बनी, आई मैक्सिमम अपॉन ओमेगा टी, वही की वही वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ कॉस वैसा का वैसा, टी से टी कट गया इसलिए 2 पाई आप लोग का आ गया, प्लस यहाँ से 1 आ गया, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बन गई। आप सभी लोग जानते हो दोस्तों cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है +1, यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि पहले से माइनस प्रेजेंट है, तो वैल्यू किस तरीके से बनेगी, आई मैक्सिमम अपॉन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, और ये सामने माइनस लगा इसलिए -1, और +1 यहाँ से आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो यहाँ 0 हो गया, 0 इंटू ये सारी टर्म मतलब पूरा 0, तो अल्टीमेटली आई एवरेज की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। तो यहाँ से प्रूफ हुआ दोस्तों कि आई एवरेज की वैल्यू फॉर फुल साइकिल होता है 0। तो ये एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आप लोग को आता है, कई बार आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो मालूम होना चाहिए। अगला टॉपिक कुछ इस तरीके से दोस्तों कि आखिर एवरेज वैल्यू क्या होती है करंट की हाफ साइकिल के लिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले निकाला एवरेज करंट की वैल्यू फॉर फुल साइकिल वो है 0। आप बोलोगे भैया हाफ के लिए तो पक्का इसका हाफ कर दो तो वो भी 0, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा डेरिवेशन में, बाकी कंप्लीटली सेम टू सेम है। जैसे वहां पे एवरेज करंट की वैल्यू जब फुल साइकिल के लिए निकाल रहे तो एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिया गया, तो कंप्लीट फुल साइकिल बना। हाफ साइकिल क्या होता है, सिर्फ एक पोर्शन आपको लेना है। फुल साइकिल में यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा था, वो लगा था t, तो सीधी बात है हाफ साइकिल में कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा दोस्तों t/2। कहां से, 0 से t/2। तो दोस्तों जो एवरेज करंट का आप लोग का जो फॉर्म था उसमें आप लोग को हाफ साइकिल के लिए 0 से t नहीं रखना है, 0 से t/2 इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे भी 0 से t/2 इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो आई एवरेज की वैल्यू यहां से बन गई 0 से t/2 i इंटू dt अपॉन में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक बार t/2 रखोगे एक बार 0 रखोगे, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो नीचे वाली आएगी वो आएगी t/2। तो
मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ध्यान से देखो ये बनी 1/t/2। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है दोस्तों, इसको सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप सभी लोग जानते हो आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, या अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो आई विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक ही बात होती है दोस्तों। तो मैंने क्या करा, आई की वैल्यू रख दिया यहाँ पे आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2। आई मैक्सिमम की वैल्यू बाहर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 2i मैक्सिमम अपॉन टी। इंटीग्रेशन किसका होगा? वो होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का। वो कितना होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक बार नीचे आ जाएगा। लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई t/2। आपने क्या करे, t/2 एक बार स्मॉल टी में पुट करे तो इक्वेशन आप लोग की ये निकल के आई माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t/2, फिर आता है माइनस, और ये टर्म कंप्लीट भी माइनस ही है, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा इंटू एक बार t की जगह पे आएगा 0। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आपकी बन जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे था 2 इंटू आई मैक्सिमम अपॉन टी, और ये ओमेगा बाहर निकल के आया था, तो ये वैल्यू बन गई कुछ इस फॉर्म में। बाकी ये टर्म तो क्लियर है कि ये कैसे निकल के आया है। एक एक चीज को प्यार से समझा रहा हूं, बेसिक मैथ्स और कुछ भी नहीं है। इस वैल्यू में अगर ध्यान दोगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी माइनस ऑफ कॉस 0, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है दोस्तों 2π/T। इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये कंप्लीट टर्म आप लोग की यहाँ पे आ गई 2i मैक्सिमम अपॉन टी ओमेगा माइनस ऑफ कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा की जगह पे आ गया 2π/T, तो ये आ गया 2π/T इंटू t/2, तो t/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस ओमेगा इंटू 0 हो गया कॉस 0, तो ये रहा कॉस 0। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे t से t कट जाएगा और 2 से 2 आपका कट जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी? ये टर्म सेम टू सेम, तो ये रही दोस्तों माइनस ऑफ कॉस पाई बचा, तो ये रहा माइनस ऑफ कॉस पाई। यहाँ पे हो गया दोस्तों कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका +1, तो ये हो गया दोस्तों +1। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कॉस पाई होता है दोस्तों उसकी वैल्यू होती है -1। तो अगर मैं कॉस पाई की वैल्यू -1 यहाँ रखता हूं तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा +1, और ये +1 वैसा का वैसा ही, और बाकी बाहर की टर्म सेम टू सेम, तो ये वैल्यू आपकी बन गई। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू आई मैक्सिमम इंटू 2 डिवाइडेड बाई टी ओमेगा। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ओमेगा, तो इस जगह पे आप लोग रख दीजिए ओमेगा विच इज इक्वल टू 2π/T। इसकी वैल्यू को जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो 2 का 2 सेम आ गया, आई मैक्सिमम आ गया, इंटू 2 आ गया, t का t आ गया, और ओमेगा की जगह पे आ गया 2π/T। और यहाँ पे ध्यान दिए t से t आपका कट गया, 2 से 1 2 कट गया, और वैल्यू क्या बची? 2 बची, आई मैक्सिमम बची अपॉन में पाई बची, और आई एवरेज की वैल्यू निकल के आई 2i मैक्सिमम अपॉन पाई। अगर आप डिवाइड करो 2 को पाई से तो वैल्यू निकल के आएगी 0.63 इंटू आई मैक्सिमम। तो ये रहा आप लोग का आई एवरेज की वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। याद रखना है इनके डेरिवेशंस बहुत इजी है, बस आपको कुछ कुछ जगह पे वैल्यूज पुट करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर दोनों डेरिवेशंस पे अच्छे से ध्यान दे, आई एवरेज पे नॉर्मली बस करंट की वैल्यू को पुट करना है, बेसिक मैथमेटिक्स करना है, मैथमेटिक्स सॉल्व होते हुए आखिरी में जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करना है, फिर मैथ सॉल्व करना है और आंसर निकालना है जो आया था आपका आई एवरेज की वैल्यू 0। हाफ साइकिल के लिए आप लोगों ने आई एवरेज का फॉर्मूला लिए थे, लेकिन 0 से t/2 के लिए इंटीग्रेट करे थे, आई की वैल्यू पुट करे थे, बेसिक इंटीग्रेशन करे थे, ओमेगा की जगह पे 2π/T पुट करे थे, बेसिक मैथ सॉल्व करे थे, आखिरी में आके इस ओमेगा पे 2π/T पुट करे थे और ये वैल्यू निकाले थे। तो आप चाहो तो इसको भी आई एवरेज बोल सकते हो, इसको भी आई एवरेज बोल सकते हो, दोनों के दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो आपके घर में जो करंट निकल के आ रहा है ना, वो जो करंट होता है दोस्तों उसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का करंट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल व्हिच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड बाय द स्टडी करंट इन द सेम टाइम ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट। इसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई और ऐसे स्मॉल में RMS लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है, तो एक्चुअल में निकल के आता है आप लोग का I0/√2। यहाँ पे पहले ध्यान से समझ लो IRMS क्या है। जो आपके घर में ये जो प्लग रहते हैं, यहां से जो करंट निकल के आ रहा है ये है IRMS करंट, और अगर मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करता हूं इससे जिसके थ्रू ये जल जाए, उसके लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इसके लिए मैक्सिमम करंट डिफरेंट हो सकता है ये प्लग के लिए जिसके थ्रू हमारा लैपटॉप चार्ज होता है उसके मैक्सिमम करंट की वैल्यू डिफरेंट हो। तो मैक्सिमम करंट को इससे डिनोट किया जा रहा है जो हर एक डिवाइस अपने अपने अकॉर्डिंग लेगा, और IRMS करंट वो है जो ये डिवाइस आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब घर में दौड़ने वाला करंट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक और बार समझा देता हूं। IRMS करंट जिसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट कहते हैं, ये वो इफेक्टिव वैल्यू होती है ऑल्टरनेट करंट की जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है जितनी सेम वैल्यू DC करंट करता है। एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लो एक AC करंट
और एक डीसी करंट, अगर दोनों एक ही रेजिस्टेंस से गुजर रहे हैं और दोनों से सेम हीट जनरेट होती है तो एसी करंट की आरएमएस वैल्यू डीसी करंट के बराबर आप लोग को शो होगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। अब इसकी डेरिवेशन की शुरुआत कहां से होगी कि मान लीजिए स्मॉल अमाउंट की हीट अगर dt टाइम के अंदर रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कितना होगा, आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, हीट विच इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R T, और अगर स्मॉल अमाउंट की हीट जनरेट हो रही तो dt विच इज इक्वल टू I स्क्वायर R T की जगह पे आ जाएगा dt। तो आपने क्या करें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना दिए और इसको बना दिए dt के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड में, क्योंकि हम ले रहे हैं फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कहां से कहां जाती है, 0 से टाइम t तक के, और उस टाइम पे कितना टोटल हीट प्रोड्यूस होगा 0 से h में, वो हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसमें बोथ साइड इंटीग्रेट करें, 0 से h dh विच इज इक्वल टू 0 से t I स्क्वायर R dt, dh तो इंटीग्रेट होकर h हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t I स्क्वायर R इंटू dt हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, आप सभी लोग जानते हो कि I की वैल्यू क्या होती है, तो I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा t। देखो मैंने पूरे डेरिवेशन, इससे पहले वाले डेरिवेशन में जानबूझ के I नॉट की जगह पे I m यूज किया था, ऐसा इसलिए कि अगर गलती से अलग अलग बुक पढ़ते हो तो कंफ्यूज ना हो। इस वाले डेरिवेशन में I मैक्सिमम की वैल्यू I नॉट ले ली हमने, I नॉट भी डिनोट कर सकते हैं, I m भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ I की वैल्यू आप पुट कर दो तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की आपको दिखने लग जाएगी, वो है h विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t I स्क्वायर साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर RT। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, R भी बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt का। और आप सभी लोग जानते होंगे साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन होता है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर एग्जांपल है, तो उसके लिए हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 से। तो हम इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे इससे, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या करा, इस टर्म को रिप्लेस कर दिया इससे और फिर इसे इंटीग्रेट करने वाला हूं, लेकिन ये जो 2 दिया हुआ है दोस्तों इसको आप बाहर ले सकते हो। तो h की वैल्यू बन जाएगी I स्क्वायर R अपॉन में ये जो 2 आया, इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू dt। अब आप लोग क्या करने वाले हो, एक बार इंटीग्रेट करोगे 1 को dt के रिस्पेक्ट में, एक बार इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को dt के रिस्पेक्ट में, बाहर वैल्यू सेम टू सेम, I नॉट का स्क्वायर इंटू R अपॉन 2, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 से t dt माइनस ऑफ इंटीग्रेट करना है इसको 0 से t cos ओमेगा t dt। और आप जानते हो dt का इंटीग्रेशन अगर होगा तो अल्टीमेटली वो t ही निकल के आने वाला है, ये तो मालूम है। बात यहां निकल के आती है कि cos ओमेगा t का कितना इंटीग्रेशन होगा, तो cos थीटा होता है दोस्तों sin थीटा प्लस में, और थीटा के आगे जो टर्म लिखी हुई है 2 ओमेगा वो अपॉन में आ जाएगी और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t के लिए। देखो ये इक्वेशन सेम टू सेम, इसका इंटीग्रेशन होगा t आ गया माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा t दिख रहा है आपको। आप सभी लोग जानते हो ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय t होता है। इस t को उधर ले लो तो ओमेगा t विच इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो मैं क्या यहाँ पे 2t को रिप्लेस करके 2 पाई नहीं रख सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 2 पाई कर दिया। नीचे में आप लोग को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बाकी टर्म अगर आप देखो तो सेम टू सेम है, I नॉट का स्क्वायर R अपॉन 2 t सेम टू सेम, माइनस का माइनस 2 ओमेगा बाहर आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो साइन 4 पाई हो गया, साइन 4 पाई होता है 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई 0 माइनस में 0, तो अल्टीमेटली ये पूरी टर्म भी 0। वैल्यू कितनी बची, सिर्फ इतनी वैल्यू बची, कितनी, I नॉट स्क्वायर RT बाय 2। इतनी हीट आप लोग को यहां से पता चल चुकी है। ये जो दोस्तों ये वैल्यू निकल के आई है, इसको हमको कंपेयर करना है हीट के इस फॉर्म से, वो भी IRMS के फॉर्म से, मतलब h विच इज इक्वल टू I स्क्वायर RT लिखते हो ना, तो इसकी जगह पे IRMS का स्क्वायर RT से आप लोग कंपेयर करा दोगे इस इक्वेशन को। अगर कंपेयर कराते हो तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी इस वैल्यू के। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, RMS की वैल्यू कितना हीट प्रोड्यूस करती है तो वो इतना करती है, h विच इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर RT। इसको आप लोगों ने इस इक्वेशन से कंपेयर कराए तो इक्वेशन आप लोग की बन गई कुछ इस फॉर्म में। इसमें भी अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो RT से RT कट जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी IRMS का स्क्वायर विच इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बोथ साइड अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट लगने के बाद ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो IRMS की वैल्यू निकल जाएगी I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। इसे कहते हैं दोस्तों IRMS की वैल्यू फॉर करंट के लिए। अगर मैं 1 बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू सॉल्व करके पुट कर दूं तो मेरा IRMS की वैल्यू बन जाएगी 0.707 इंटू I नॉट, या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि IRMS एक्चुअल में होता है 70.7% ऑफ I मैक्सिमम। तो जैसे यहाँ पे आप लोग का बना
करंट के फॉर्म में, सेम इसी का फॉर्मूला आप लोग का ईएमएफ के फॉर्म में बन जाएगा, ERMS which is equal to E naught upon under root 2। वोल्टेज के लिए बन जाएगा VRMS which is equal to V naught upon under root 2। तो these are the value of RMS values for current, EMF and voltage। आई होप क्लियर है। डेरिवेशन को एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं। पहले स्मॉल अमाउंट की हीट लिए, उसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिए, 0 से H 0 से T के रिस्पेक्ट में। यहाँ करंट की वैल्यू पुट कर दिए, ऑल्टरनेटिंग करंट की। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ से करते हुए चले। यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई रख दिए। बेसिक कैलकुलेशन करें, H की वैल्यू ये निकल गई। इसको कंपेयर करा दिए RMS की हीट से, तो आप लोग की वैल्यू कट पिट के निकल के आ गई IRMS which is equal to I naught upon under root 2। मेरे ख्याल से क्लियर। तो अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की निकालने को बोला तो ऐसे निकालना है। अगर गलती से करंट के अलावा ERMS पूछ लिया तो ये रहा, VRMS पूछ लिया तो ये रहा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज की और उसका मैक्सिमम वैल्यू करंट है आप लोग 120 एम्पियर। आपको इक्वेशन लिख के दिखाना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब I which is equal to I naught sin ओमेगा t। आपके पास ओमेगा की वैल्यू है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो ओमेगा की एक्चुअल में वैल्यू होती है 2 पाई f के फॉर्म में। इसकी इक्वेशन को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। I की वैल्यू निकल जाएगी I नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। तो दोस्तों I नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 120 साइन 2 पाई। f की वैल्यू कितनी है, 60 है। और t क्या है वो आपको पता नहीं, तो इसको वैसा का वैसा रहने दीजिए। तो I की वैल्यू क्या बनी, 120 साइन 60 इंटू 2 120 पाई टी। तो इतनी वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों आप लोग की इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, रिओकनिंग टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज 0 को आप लोग रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, एंड बिकमिंग पॉजिटिव, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू आफ्टर 1/360 सेकंड। तो जो वैल्यू अभी निकल के आई थी करंट की, I विच इज इक्वल टू 120 साइन 120 पाई टी, उसी की हेल्प लेंगे और यहाँ टाइम कितना रखेंगे, वो रखेंगे 1/360 और इसको सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। तो इसको अगर मैं काट दूंगा तो 3 से कट जाएगा। साइन की वैल्यू हो जाएगी 120 साइन पाई बाय 3। सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। तो दोस्तों अगर आप लोग की करंट की वैल्यू लगभग 103.9 एम्पियर के अराउंड पे आती है तो आपने बिल्कुल सही करे। क्वेश्चन ने एक और चीज आप लोग से कहा कि सपोज कर लीजिए 96 एम्पियर करंट हो चुका है फॉर फर्स्ट टाइम के लिए, तो टाइम टेकन कितना रहेगा। तो इसी के लिए आप लोग को यहाँ पे निकालना है। करंट की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ पुट करिए तो 96 विच इज इक्वल टू 120 साइन 120 पाई बाय टी हो जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो टी की वैल्यू बन जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 120 साइन 120 बाय पाई। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना है और सॉल्यूशन को कंप्लीट करो। दोस्तों अगर टाइम की वैल्यू आप लोग की निकल के आ रही है 0.02 सेकंड के अराउंड, तो आपने सही करे हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आप लोग को गिवन है कुछ इतनी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड और इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है अगर टाइम टी की वैल्यू इतनी रहे तो। सबसे पहली चीज क्वेश्चन ने कहा मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होता है, जो आप लोग को I नॉट या फिर IM लिखा रहता है। अगर इस इक्वेशन में ध्यान दो तो ये है आप लोग का I नॉट या I मैक्सिमम, तो इतना आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप लोग से कहा गया है सेकंड वाले में आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसको आप निकाल सकते हो ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई f वाले फॉर्म से। और यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्म बनाता हूं तो फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कहां रही, तो ये रही ओमेगा की वैल्यू, तो 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर निकल के आता दोस्तों 50 हर्ट्ज आंसर आप लोग का रहेगा। दोस्तों टाइम पीरियड भी आपसे पूछा गया है, टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है t विच इज इक्वल टू 1/f। 1/f में f की वैल्यू आई थी 50 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करें और सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आएगा 0.02 सेकंड के अराउंड। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की पूछा है 3 मिली सेकंड के लिए, तो इस इक्वेशन को लेना है, यहाँ पे टाइम t की वैल्यू इतनी पुट कर देना है, तो i विच इज इक्वल टू बन जाएगा 141.4 साइन 313 और मिली सेकंड है तो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए जल्द से जल्द और मुझे बताइए कितना आंसर आप लोग का निकल के आ रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है 114.3 एम्पियर के अराउंड, तो बिल्कुल सही आंसर किए हो। दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को कराया उस वैरायटी के 2 और क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आप लोग को पेज नंबर 147 में मिल जाएगा, तो बुक उठाइएगा और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका नाम है फेसर या फेसर डायग्राम क्या चीज है। तो जो फेसर या फेसर डायग्राम होता है दोस्तों, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को बाय रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में। बेसिकली है ना, एक्चुअल में करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को समझाने का काम करता है। तो किस फॉर्म में आप लोग को ये बनते हुए देखने को मिलता है? तो जैसे कि आप लोग को अगर मैं करंट का रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का बनता हुआ अल्टरनेटिंग करंट के अंदर दिखता है। ये है आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू करंट का, इधर से ये हो गया आप लोग का मिनिमम करंट की वैल्यू। अगर मुझे इसी के अंदर रिप्रेजेंट करना है वोल्टेज का है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा आप लोग का वोल्टेज मैक्सिमम में, ये रहा मिनिमम में। आप लोग बोलोगे कि भैया एक सेकंड, ये रहा V0 और यहाँ कहीं आएगा V0 मिनिमम में। तो ये ग्राफ में ऐसा क्यों बना? करंट का ग्राफ छोटा बना, वोल्टेज का ग्राफ थोड़ा बड़ा बना। तो हमेशा याद रखिएगा वोल्टेज का ग्राफ बड़ा ही बनते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है एज कंपेयर टू करंट के ग्राफ के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो I विच इज इक्वल टू V बाय R होता है और ये एक दूसरे के बराबर है नहीं ना, इसी वजह से साथ साथ में नहीं बन रहे। तो ये जो ग्राफ है इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन फॉर फेसर डायग्राम। अभी यहाँ पे करंट भी 0 से शुरू हुआ, फिर मिनिमम कहां पे हुआ आप लोग देख रहे होंगे, तो वो हुआ पाई पे, फिर मिनिमम कहां हुआ 2 पाई पे हुआ और दोनों साथ साथ चल रहे। भले ही लेंथ दोनों की कम ज्यादा है लेकिन प्रेजेंटेशन तो एक जैसा है। इससे ये पता चल रहा है करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ना तो करंट आगे है ना वोल्टेज पीछे, ना वोल्टेज पीछे है ना करंट आगे। तो यही रिप्रेजेंटेशन को समझाने का काम करता है फेसर डायग्राम। सभी के लिए फेसर डायग्राम हमें बनाना है तो एक एक करके याद रखते हुए चलना। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोगों ने कनेक्ट करे एक रेजिस्टर के साथ। मतलब क्या? ये रहा आप लोग का एक रेजिस्टर जिसको हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए। आप सभी लोग जानते हो कि करंट एक बार इधर से आएगा, फिर इधर से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन टाइप के डेरिवेशंस के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और चेक करेंगे कितने करंट की वैल्यू मिल रही है। आप जानते हो वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज होता है V विच इज इक्वल टू V0 या Vm sin ओमेगा t। इतना वोल्टेज प्रोवाइड करो, कितना करंट निकला वो पता करो। कैसे निकाल सकते हो? आप जानते हो ओम्स लॉ होता है V विच इज इक्वल टू IR। यहाँ पे अगर मैं V की वैल्यू पुट कर देता हूं तो वो बन जाएगा V मैक्सिमम sin ओमेगा t विच इज इक्वल टू IR। R को नीचे ले लेना है तो वैल्यू बन जाएगी Vm अपॉन R sin ओमेगा t। एक चीज याद रखिएगा, V बाय R है, V बाय R कितना होता है? वो होता है I के बराबर, और Vm अपॉन R कितना होता है? वो होता है Im के बराबर। तो Vm बाय R को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया Im और बचा हुआ sin ओमेगा t रह गया। तो हमें ये समझ में आया जितना वोल्टेज प्रोवाइड किया उतना ही करंट हम लोग को प्रोवाइड होते हुए देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 आई है और इनका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, जहां पे ये ब्लू वाला रहा करंट का ग्राफ और ये रहा आप लोग का वोल्टेज का ग्राफ। दोनों साथ साथ में चलते हुए आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें पता चला कि फेज की वैल्यू एक्चुअल में 0 आई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और सेम ऐसे अगर आप लोग ग्राफ बनाते हो V वर्सेस T के रिस्पेक्ट में, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये I के लिए भी वही है और Vm के लिए भी उतना ही है। और यहाँ पे जो आप लोग को रोटेटिंग वेक्टर दिख रहा है वो है ओमेगा t। बस इतना सही है, इतना वोल्टेज प्रोवाइड करो, कितना करंट मिला वो पता करो और फेज की वैल्यू कितनी आई वो निकाल लो और डायग्राम बना लो। अब हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, एसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे इंडक्टर के लिए। तो ये रहा एसी सोर्स, इंडक्टर के लिए कनेक्ट कर दिए। यहां से V वोल्टेज प्रोवाइड करोगे और इंडक्टर के लिए VL नाम से वोल्टेज आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या करना है, वोल्टेज प्रोवाइड करना है और करंट कितना निकल के आया वो पता करना है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में ध्यान दो तो इसके नेट dV की वैल्यू कितनी होगी किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग? वो हो जाएगी आप लोग की V माइनस VL विच इज इक्वल टू 0। VL को उधर ले लोगे तो V बराबर हो जाएगा VL के। मुझे एक बात बताओ, हम कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं? वो है Vm sin ओमेगा t। इसकी वैल्यू को यहां पुट कर लो। और VL कितना होता है ये आप लोग को शायद याद होगा। देखो वो कितना होता था, E विच इज इक्वल टू होता था L di बाय dt और E क्या होता है? V के बराबर ही होता है। तो क्या मैं VL विच इज इक्वल टू E di बाय dt लिख सकता हूं? तो ध्यान से देखना, इस तरफ में पुट किया ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट किया इधर, तो इक्वेशन मेरी ये निकल के आ गई Vm विच इज इक्वल टू sin ओमेगा t L di माइनस dt। इस dt को मैंने इस तरफ कर दिया तो इक्वेशन बनी L di विच इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t dt। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, L बाहर आ गया तो अंदर इंटीग्रेशन होगा di का, तो वो हो जाएगा I। तो इक्वेशन क्या बनेगी? Li विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V max sin ओमेगा t dt। तो V max की वैल्यू को बाहर ले लिया, sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन हुआ। जब उसका इंटीग्रेशन हुआ तो वैल्यू कितनी बनी? माइनस ऑफ cos ओमेगा t अपॉन में आया ओमेगा और इक्वेशन आपकी इतनी फॉर्म हो गई। आप सभी के सभी जानते हो हमें सिर्फ करंट के फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए L को नीचे भेज दो। L नीचे जाएगा तो ओमेगा भी साथ में आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी यहाँ पे माइनस ये जो आया था वो बाहर, ये रहा वो Vm, ये L जो नीचे आया और ये ओमेगा रहा, तो ये तीनों मिलके हुआ माइनस ऑफ Vm अपॉन L ओमेगा इनटू cos ओमेगा t। तो ये इक्वेशन क्या करंट के फॉर्म में आप लोग को प्रॉपर वे में देखने को मिल रही है? देखो हम लोगों ने तो पता करे थे करंट का कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है साइन के फॉर्म में। क्या आपको यहाँ पे साइन का फॉर्म दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा। हमें अगर इसको कंपेयर करना है वोल्टेज से तो हमें साइन का फॉर्म चाहिए, क्योंकि हमने वोल्टेज कितना प्रोवाइड करे? Vm sin ओमेगा t। हमें ये चेक करना है कि साइन के फॉर्म में वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, cos ओमेगा t की जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो मैथ्स की एक इक्वेशन होती है cos थीटा विच इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस थीटा।
थीटा, तो इसके फॉर्म में मैंने इसको रिप्लेस किया। ये कंप्लीट टर्म मेरे लिए थीटा है, तो वैल्यू बनी यहाँ पे माइनस ऑफ Vm अपॉन एल ओमेगा, कॉस ओमेगा टी की जगह पे आया साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे ओमेगा टी। आई होप क्लियर है। लेकिन अगर आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, जितना वोल्टेज आपने प्रोवाइड करे वो कितना था, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में था, और ये तो आप लोग को पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इससे माइनस कॉमन निकाल लेते सो दैट ओमेगा टी सामने आ जाए। तो मैंने इससे माइनस कॉमन निकाला, तो अगर इससे माइनस कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2, और इस टर्म का माइनस जो है आप जानते होंगे साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस टर्म का माइनस कॉमन निकालने पे बाहर आया होगा और इस माइनस के साथ यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो आई विच इज इक्वल टू हो गया प्लस ऑफ Vm अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक चीज दोस्तों याद रखना, आप जानते होंगे V विच इज इक्वल टू होता है आई आर, इसको आप लोग लिख सकते हो I विच इज इक्वल टू V बाय आर के फॉर्म में। ये क्या होता था दोस्तों, R मतलब रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था दोस्तों रेजिस्टर का। ये टॉपिक क्या है, इंडक्टर। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है, जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XL से, और XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। क्या आपको ओमेगा L यहाँ पे दिख रही है, तो आप देखोगे हाँ जी ओमेगा L दिख रही है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं XL से। तो मैंने इसको रिप्लेस किया XL से, तो ये कंप्लीट इक्वेशन बनी Vm वैसा का वैसे ही अपॉन में ओमेगा L बन गया यहाँ पे XL माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया I विच इज इक्वल टू होता है V बाय आर। ये हो गया आप लोग के लिए, किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। अगर मैं इसको इंडक्टर के लिए बनाता हूं तो कैसा बनेगा, I विच इज इक्वल टू V बाय XL बनेगा। और ध्यान दे रहे होंगे V मैक्सिमम है, तो यहाँ V मैक्सिमम है तो ये I मैक्सिमम बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं, इस टर्म को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो I मैक्सिमम, और वैल्यू बन जाएगी करंट की I मैक्सिमम विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ कितना वोल्टेज प्रोवाइड करे थे, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी के सामने कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ओमेगा टी के सामने कुछ है क्या, हाँ बोलोगे है, कितना है, माइनस पाई बाय 2 है। इससे ये समझ में आया कि वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट जो है माइनस पाई बाय 2 पीछे चल रहा है। वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूं तो वो तो आप लोग को नॉर्मली कुछ इसी तरीके से बनते हुए दिखेगा, लेकिन अगर मैं करंट का ग्राफ बनाता हूं तो वो कहां से बनेगा, गुजरेगा यहां से माइनस पाई बाय 2 से, और वो कुछ ऐसे गुजरते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अभी हमें पता चला V और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल आप लोग को देखने को मिल रहा है, और इसका फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से आप लोग को दोस्तों बनते हुए देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एसी सर्किट को हम लोग कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा एसी सर्किट जिसमें हम लोग V की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, V मैक्स साइन ओमेगा टी, और एक कैपेसिटर से कनेक्ट है जिसका वोल्टेज आप लोग को देखने को मिलेगा VC, और जिसकी वैल्यू होगी दोस्तों Q बाय C। हमें क्या करना है, V विच इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, वोल्टेज प्रोवाइड करना है और पता करना है कितना करंट आप लोग को यहाँ से देखने को मिल रहा है, फिर कंपेयर करना है, आंसर निकालना है। एक चीज बोलना भूल गया, ये 90 डिग्री जो लिखा है ना, इसी को फेसर कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90 डिग्री माइनस में आया ना, माइनस पाई बाय 2 आया, तो 90 डिग्री फेसर की वैल्यू है, या पाई बाय 2 फेसर की वैल्यू, जैसे रेजिस्टर में 0 आई थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सेम वैसे ही किरचॉफ्स लॉ के थ्रू आप लोग डेल V की वैल्यू निकाल लो पहले। डेल V विच इज इक्वल टू 0, इसका पोटेंशियल हो गया V माइनस ऑफ VC की वैल्यू हो गई Q बाय C विच इज इक्वल टू 0। Q बाय C को उधर ले लिए तो V की वैल्यू बन गई Q बाय C के बराबर। अब हमें क्या करना है, इस V की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ये हो गया V मैक्स साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू Q बाय C। इस C को ऊपर कर दो तो Q की वैल्यू बन गई Q विच इज इक्वल टू C V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। आपको क्या करना था, अभी तक क्या आप लोग डिफरेंशिएट करा रहे थे, सब करा रहे थे, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे टोटल टर्म है। तो आप क्या करोगे, जानबूझ के इंस्टेंटेनियस चेंज कितना हो रहा है कैपेसिटर में उसकी मदद लेते हुए यहाँ पे सॉल्व करोगे। आप जानते हो करंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है dq बाय dt। तो q की वैल्यू तो है मेरे पास, अगर मैं इस q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी i d बाय dt। तो ये बन गया i d बाय dt, और ये रही q की वैल्यू जो आपकी है c v मैक्स साइन ओमेगा टी। c v मैक्स को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी का, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो वो होता है कॉस ओमेगा टी इनटू ऑफ ओमेगा। अगर इंटीग्रेशन रहता तो अपॉन में आता, डिफरेंशिएशन इसलिए इनटू में आ रही है टर्म। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, v मैक्स c ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है R, इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस जिसको रेजिस्टेंस ही कहते हैं किस्म से, वो होता है XL। ऐसे ही कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है जिसे रिएक्टेंस कहा जाता है वो होता है XC, और ये XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा C। जैसे यहाँ पे XL की वैल्यू होती थी ओमेगा L। तो यहाँ पे देखो क्या आप लोग को C ओमेगा दिख रहा है, तो आप बोलोगे C ओमेगा दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, C ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हो। XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा C की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन XC। तो C ओमेगा को रिप्लेस करके XC लिख दो यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो V मैक्सिमम C ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन XC कॉस ओमेगा T। और वापस से कह रहा हूं, जैसे इससे पहले वाले में आप लोगों ने पढ़े थे और समझे थे, हमने वोल्टेज इतना प्रोवाइड करें वो भी साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, हमें कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में मिल रहा है। हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे फेसर की वैल्यू कितनी है, जैसे वहां पे हम लोगों ने रिप्लेस करे थे, वैल्यू निकल के लाए थे 90 -
माइनस थीटा और वहां पे फेसर की वैल्यू आई थी -π/2। यहाँ क्या आएगी उसको कंपेयर करना है, तो हमने क्या करें, cos थीटा विच इज इक्वल टू sin 90 मतलब π/2 प्लस थीटा वाली इक्वेशन को यहाँ पे यूज करें। थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, सारी टर्म सेम टू सेम, sin ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया। इसको आगे ले लिए π/2 को, इस इक्वेशन में हमने ध्यान दिए ओमेगा टी के बाद प्लस π/2 लिखा हुआ है। इससे हमें ये समझ में आया फेसर की वैल्यू जो है वो है π/2 और वो भी प्लस में है। इससे हमें ये भी कंक्लूड हुआ कि जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग करंट आपको आगे दिख रहा है और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हुए आप लोग को देखने को मिला। नॉर्मल V की वैल्यू जो आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में बनती है वो बन गई। करंट की वैल्यू यहां से ना शुरू होते हुए ना ही -π/2 से शुरू होते हुए एक्चुअल में +π/2 से होकर गुजर रही है। तो ऐसे आपका डायग्राम बनेगा और आपको ये बताना है कि करंट की वैल्यू और VC की वैल्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे VC नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि पोटेंशियल पीछे चल रहा था, यहाँ पे VC ऊपर इसलिए दिख रहा था क्योंकि वोल्टेज आगे चल रहा था। आप बोलोगे भैया एक सेकंड, जब यहाँ कन्वर्ट करें तो वैल्यू जरूरी है कि यही रखोगे, प्लस वाली भी तो रख सकते हो क्योंकि प्लस भी होता है। और कैपेसिटर के लिए आपने तो यहाँ पे π/2 प्लस थीटा पुट करे, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, इंडक्टर जो रहता है वो अपने ही करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, याद करो अच्छे से, और कैपेसिटर जो रहता है वो चार्जेस के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर के अंदर ज्यादा करंट दौड़ रहा होगा क्योंकि चार्जेस ज्यादा दौड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने जानबूझ के π/2 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करे और इंडक्टर में -π/2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करे, जो आप लोग को ये वाला फॉर्म था इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे करंट आप लोग को वैसे इंडक्टर अपोज करने की कोशिश करता है। आई होप क्लियर है, जिससे पैदा होता है उसी को अपोज करता है, याद करो अच्छे से। तो इसका फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से आप लोग को बन जाएगा। तो एग्जामिनेशन में आप लोग को तीनों के फेसर डायग्राम बनाने को आ सकते हैं, तो एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज जो रेड से डिनोट किया गया है वो वोल्टेज है और जो येलो से डिनोट किया गया है वो करंट है। तो रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज साथ साथ में आपको चलते हुए देखने को मिलते थे, इसलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू भी 0 आई थी। इंडक्टर के केस में हमें यह पता चला कि जो करंट है वोल्टेज के कंपैरिजन में -π/2 पीछे है, इसलिए उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना जो -π/2 से होकर गुजरा करंट का। वोल्टेज तो वैसा का वैसे ही चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने V0 sin ओमेगा t प्रोवाइड करे थे इसलिए। और फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। V और I के बीच में 90 वैल्यू है। कैपेसिटर के अंदर क्या हुआ कि जो फेसर डिफरेंस है वो +π/2 निकल के आया। इससे हमें ये पता चला जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड कर दिया उसके कंपैरिजन में जो करंट है वो +π/2 से होकर गुजर रहा है। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में बनाना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है कुछ इतना, जो कि अप्लाइड हो रहा है इस रेजिस्टर में जिसका वोल्टेज रेजिस्टेंस आप लोगों को गिवन है 20 ओम। क्वेश्चन ने बेसिकली आप लोग से पूछा है कि ERMS और ERMS और IRMS की वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ERMS हो जाएगा दोस्तों यहां से E0 अपॉन √2। E0 की वैल्यू ये रही 60/√2। सॉल्व करके बताएं आंसर आएगा आप लोग का 42.4 वोल्टेज के अराउंड पे। और IRMS की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है I0 अपॉन √2। लेकिन इस फॉर्मूले से आप लोग चीजें निकाल नहीं सकते हो क्योंकि आप लोगों के पास I0 की वैल्यू है ही नहीं ना। आप थोड़ी चालाकी कर सकते हो, आप IRMS को निकाल सकते हो ERMS अपॉन R से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपके पास, ERMS निकाल चुके हो। और अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 2.1 एम्पियर का। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टर, तब उस टाइम पे रीडिंग कैसी आएगी। तो जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल एमीटर रहता है दोस्तों वो एक्चुअल में रीड करता है एवरेज वैल्यू करंट की। और आप सभी लोग जानते हो कि एक फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होती है, थोड़ी देर पहले निकाले, वो होती है I एवरेज विच इज इक्वल टू 0। तो उसकी सेकंड का आंसर आपका 0 आ जाएगा, फर्स्ट का ये रहा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी रहने वाली है। उस दौरान क्वेश्चन ने यह कहा कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू आप लोग को 0.9 एम्पियर फ्लो होते हुए देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस कैसे निकाला जा सकता है इंडक्टर के अंदर, तो ध्यान देना XL की वैल्यू होती है ओमेगा L के बराबर, और अगर मैं L की वैल्यू यहां से बनाऊं तो वो क्या बनेगी XL अपॉन ओमेगा। तो इसके फॉर्म में निकाल सकते हो, बट अगर आप ध्यान दो तो ओमेगा की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू जो होती है उसको वहां पे पुट कर दो। तो ओमेगा क्या होता है, वो होता है 2πf। क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, आप बोलोगे बिल्कुल है, लेकिन अब दिक्कत ये निकल के आ रही है कि आपके पास XL की वैल्यू नहीं है। XL की वैल्यू अगर आप लोग को निकालना है वो निकाली जा सकती है ओम्स लॉ के फॉर्मूले से, V विच इज इक्वल टू IR। लेकिन इंडक्टेंस है इसलिए उसकी जगह पे R की जगह पे आ जाएगा XL। आपके पास मैक्सिमम करंट दिया है तो मैक्सिमम करंट के फॉर्म में इसको बना लो, क्योंकि वोल्टेज भी आप लोग को यहाँ पे गिवन है। XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 अपॉन I0। मैक्सिमम करंट तो आपको दिया हुआ है, लेकिन क्या मैक्सिमम वोल्टेज दिया आपके पास, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे। तो VRMS विच इज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन √2 और V0 की वैल्यू बन जाएगी यहां से 200
इंटू √2। तो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो तो एक्सएल की वैल्यू क्या बन जाएगी 200 इंटू √0.9। तो पहले इसको सॉल्व करें, एक्सएल की वैल्यू निकालें। तो दोस्तों अगर आपका एक्सएल की वैल्यू आ रही है लगभग इतनी, तो आपने बिल्कुल सही करे हो। एक्सएल यहां से निकल गया, इस एक्सएल को यहां पुट करना है। तो इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करते हैं। एल विच इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल की वैल्यू 314.2 अपॉन में 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो यहां से 50 आ गया। इसको सॉल्व करिए, इंडक्टेंस निकालिए, और अगर आप लोगों का कट पिट के अप्रोक्स 1 हेनरी के आसपास आ रहा है तो बिल्कुल सटीक आंसर आपने करे हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉइल है जिसका इंडक्टेंस आप लोग को गिवन है, मतलब एल की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले बताएं एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव द रिएक्टेंस ऑफ इतना। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, वो दी हुई है 1 हेनरी। साथ में क्वेश्चन ने एक्स एल की वैल्यू में आप लोग को दिया हुआ है, वो है लगभग इतनी। क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आएगी। क्या आपके पास फॉर्मूला है एक्स एल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। तो क्या यहां से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, आप बोलोगे बिल्कुल, हो जाएगी एक्सएल अपॉन में 2 पाई एल। एक्सएल की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 पाई, वैसा का वैसा ही। इंडक्टेंस की वैल्यू 1 गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो काट पीट के जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी लगभग 500 हर्ट्ज के अराउंड पे आ रही, तो आपने बिल्कुल सही आंसर करे हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं ये सेम कंडीशन लेता हूं और फ्रीक्वेंसी इतनी लेता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी। याद है आप लोग को, कैपेसिटर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े थे, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी को पता करने के लिए कैपेसिटेंस निकाला जाता है। तो अल्टीमेटली मुझे सी की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा और क्या करूंगा। तो क्वेश्चन ने खुद कहा है कि ये जो रिएक्टेंस है, मान लो ये एक्स सी के फॉर्म में आप लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आप लोग की 500 है जो आप लोगों ने निकाले। अल्टीमेटली सी की क्या वैल्यू निकलेगी ये बताना है। आप क्या करोगे, एक्स सी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी वाले फॉर्म से करोगे। सी की वैल्यू निकालना है तो सी को उधर ले लो, एक्स सी को नीचे ले लो। तो सी विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एक्स सी, और सी की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एक्स सी। दोस्तों सारी वैल्यूज आपके पास है, आपको बस यहाँ पे अल्टीमेटली इसको प्रूफ करना, मतलब प्रूफ बोल रहा पुट करना है। 1 अपॉन 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू है 500 और एक्स सी की वैल्यू है आपके पास 312 के आसपास। सॉल्व करो, आंसर लाओ। तो अगर आप लोग का आंसर दोस्तों सी की वैल्यू आ रही है 0.11 इंटू 10⁻6 फैरेड, तो बिल्कुल सही करे हो। अगर आप इसको चाहो तो माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो और आपका आंसर बन जाएगा इतना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आप लोग को होमवर्क दिया हूं, इसके प्रॉपर पेज नंबर में आप लोग को आंसर मिल जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस में कई बार आप लोग को आया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को परेशान होना नहीं है, बुक ओपन करना और आंसर सॉल्व करना। पेज नंबर 149 में आप लोग को ये मिल जाएगा। इसी तरीके के प्यारे क्वेश्चंस भी बुक के अंदर और ढेर सारे आप लोग को मिल जाएंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है गाइस, वो है आप लोग का एलसीआर सर्किट में आप लोग अगर एसी सोर्स प्रोवाइड करो तो क्या होगा। एलसीआर सर्किट क्या होता है, जो अभी आप लोगों ने तीनों टॉपिक पढ़े, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इन तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करके एसी सोर्स प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा ये जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी डेरिवेशन है, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिए, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए, और तीनों को हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो ये एक एलसीआर सर्किट कहलाता है गाइस। हमको पता करना है कि यहाँ पे Vmax sin ओमेगा टी, मतलब इतने वोल्टेज प्रोवाइड करने में कितना करंट देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वही सब जैसे वहां करते थे। बट इसमें ना तरीका सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करेंगे, अब आप सब लोग जानते हो कि इंडक्टर में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता था, VL और I के बीच में। कैपेसिटर में इस तरीके से बनता था, VC और I के बीच में। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई गैप नहीं था, इसलिए करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर मैं इन तीनों रोटेटिंग वेक्टर वाले ग्राफ की वैल्यू को लेकर मैं ये वाला डायग्राम बना सकता हूं, आप बोलोगे हाँ बना सकते हो। देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा इंडक्टर का, ये रहा कैपेसिटर का, और ये रहा रेजिस्टर का। जहां तक के रेजिस्टर की वैल्यू मान लो उसको आप लोग मार्क करें। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, एक VR की वैल्यू इस तरफ है, एक VC की वैल्यू इधर है, एक VL की वैल्यू इधर है। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई रिजल्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी एक एंगल फाई में। अब वो फाई क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, कौन सा फेज डिफरेंस है क्या है वो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट आप लोग का वेक्टर बना दिया। अब मैंने क्या किया, बेसिकली जितना आप लोग का VC है इसकी वैल्यू को मेजर किया और VL में से उसको माइनस करा दिया। तो ये जो वैल्यू मिली आप लोग की, ये मिली VL माइनस VC। अब मुझे एक बेसिक मैथ्स बना, अगर ये VL माइनस VC है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जो वैल्यू मिल रही होगी वो भी VL माइनस VC होगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने मार्क करे VR पे मार्क करे, तो ध्यान से देखना, एक मार्क यहाँ किया गया, एक मार्क यहाँ किया गया, और इस तरीके से
एक बॉक्स बना लिया गया। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका नाम दिया गया ए, इसको बी और इसको सी, तो एक ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरीके से। हमको क्या निकालना है एट द एंड, वी की वैल्यू निकालना है, क्या होने वाली है रिजल्टेंट वी की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस की मदद ले लूंगा इसमें अगर देखो तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और इस डायग्राम में आप शायद जानते होंगे वीएल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वीसी के, हमेशा याद रखना। और हम लोग इस वाले स्पेसिफिक ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाने वाले, तो पाइथागोरस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो हमारा फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट लगा दूं तो वी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे वी आर दिख रहा है गाइस, तो ये जो वी आर है ये क्या था, रेजिस्टर था। रेजिस्टर का V की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R होती है। ये क्या है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए ओम्स लॉ के जैसा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, I R, R मतलब रेजिस्टेंस होता है ना, तो इंडक्टर के लिए I इंटू एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है एक्सएल। VC क्या होता है गाइस, I R, R अब यहाँ पे R क्या है कैपेसिटर में, वो है XC, इसलिए VC की वैल्यू यहाँ पे I XC बनी है। तो ये तीनों चारों एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट करा तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, इन सभी जगह से मैंने आई कॉमन निकाल लिया, वो आई स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से भी बाहर निकाल लिया तो सिंपली आई बच गया। तो अंदर क्या बचा, आर का स्क्वायर, और यहां से बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बचा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो रिजल्टेंट आप लोग का वोल्टेज की वैल्यू कुछ नहीं है। अब यहां से मुझे करंट निकालना है, तो क्या पता करना पड़ेगा कि एलसीआर सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू को इसके अपॉन में लाना पड़ेगा, तो करंट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसमें भी मैं बेसिकली यार मैक्सिमम करंट के लिए अगर निकालूं, जो वी है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा वी मैक्स से, और जो करंट है उसको रिप्लेस कर दूंगा आई मैक्स से, तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम के लिए इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, ओम्स लॉ क्या कहता था, आई विच इज इक्वल टू वी बाय आर। मैं कह सकता हूँ ये नीचे वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आर होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ एलसीआर सर्किट के लिए ये पूरी वैल्यू रेजिस्टेंस ही है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया इंपीडेंस, और इंपीडेंस की वैल्यू Z के बराबर होती है। ये आप लोग को पीछे देखने को मिलेगा। तो ये रहा आप लोग का इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने उसको वहां से रिप्लेस कर दिया और मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल गई वी मैक्स अपॉन जेड। तो याद रखना ये करंट का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोग के काम आएगा। इसके अलावा आप लोग को याद है कि रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू पे एक फाई आपको आ रहा था, ये फाई क्या था, तो इसको भी हम लोग इसी ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। tan फाई की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूं मैं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है गाइस, वो है VL माइनस VC। VL की वैल्यू क्या है IXL, VC की वैल्यू क्या है IXC अपॉन VR, और VR की वैल्यू क्या है IR है। ऊपर से I कॉमन निकालो और नीचे वाले I को उड़ा दो, तो जो एक्सप्रेशन है आप लोग का बनेगा tan फाई विच इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और tan की वैल्यू उधर भेज दोगे तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन थोड़ा सा आप लोग का डिफरेंट है, जो अभी थोड़ी देर पहले 3 डेरिवेशन करे थे उससे, बट ये काफी ज्यादा ईजी है। अच्छे से इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सिर्फ पाइथागोरस की मदद से इसको निकाला गया है। वी की वैल्यू डिफरेंट की पुट करी गई है और बेसिक मैथ सॉल्व करते हुए यहां तक की वैल्यू ला दी गई। तो फेसर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, वी मैक्स की वैल्यू इस तरीके से। आप जानते हो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सब कुछ एक साथ है। इसकी वैल्यू यहां से शुरू हुई, फिर थोड़ी इंक्रीज हुई, फिर यहां से π/2 से होते हुए गुजर रही है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों तीनों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता क्या है, तो बेसिकली रेजोनेंस ना एक ऐसी कंडीशन है जो कि एलसीआर सर्किट में आप लोग को देखने को मिलती है। तो आइए एक बार पढ़ लेते क्या है। इन द एलसीआर सर्किट व्हेन द फेज फाई between current and the voltage is zero, then the circuit is said to be resonant circuit। और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो रेजोनेंट सर्किट एक ऐसे टाइप का सर्किट होता है जिसमें कि XL माइनस XC की वैल्यू 0 होती है, या मैं कह सकता हूं XC की वैल्यू XL के बराबर होती है। तब आप लोग को रेजोनेंट कंडीशन देखने को मिलेगी एलसीआर सर्किट। अब आप बोलोगे भैया ये क्या मजाक है, अरे कुछ नहीं है भाई, देखो ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमारा एलसीआर सर्किट का है। रेजोनेंट कंडीशन ये कह रही है कि ये वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू को 0 कर दो, तो ये कंडीशन रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन बन जाएगी और कुछ भी नहीं। अभी हम लोगों ने कहा कि रेजोनेंस कंडीशन पे XC की वैल्यू XL के बराबर होती है। रेजोनेंस की स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पे। तो इसी को यूज करते हुए हम लोग 2-3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। XC की वैल्यू होती है 1/ωc, XL की वैल्यू होती है ωL। ओमेगा को उधर भेज दिया, L को नीचे भेज दिया, तो ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/LC। बोथ साइड मैंने अंडर रूट लगाया, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा विच इज इक्वल टू 1/√LC। इस वैल्यू को कहते हैं एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो ओमेगा की जो वैल्यू है या फिर 2πf भी लिख सकते हैं,
जिससे कि सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाली जा सके। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई एफ रखा, 2 पाई को नीचे भेजा तो एफ की वैल्यू बन गई मेरी 1/2 पाई अंडर रूट LC, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आप लोग को जरूर आ सकते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन। अब कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यार रेजोनेटिंग कंडीशन में करंट की वैल्यू कैसे देखने को मिलती है। तो याद रखना है यहाँ पे इंपेडेंस क्या था, मतलब इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस क्या था बेसिकली LCR सर्किट में, Z था, Z की वैल्यू क्या थी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब LCR सर्किट में इंपेडेंस इतना होता है, मतलब रेजिस्टेंस इतना होता है, तो रेजोनेटिंग कंडीशन कहती है कि XL माइनस XC 0 हो जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी R का स्क्वायर प्लस 0। मैं कह सकता हूँ Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली मोटे मोटे तौर पे नीचे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाती होगी रेजोनेटिंग सर्किट में, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जा रही है। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस है जिसको इंपेडेंस कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू लोअर डाउन हो रही है तो हमें उस टाइम पे मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। तो यही हमेशा याद रखना कि रेजोनेटिंग कंडीशन में इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम रहती है, उस वक्त आप लोग को मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है रेजोनेटिंग कंडीशन में LCR सर्किट के अंदर। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्वालिटी फैक्टर है, जिसको हम लोग Q फैक्टर भी कहते हैं। ये होता क्या, तो बेसिकली जब भी LCR सर्किट के रेजोनेंस की शार्पनेस को मेजर करना है तब हम लोग क्वालिटी फैक्टर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम लोग VL से लिखते हैं, या फिर कैपेसिटर की बात किया है तो उसको हम लोग VC से लिखते हैं। तो ये VL और VC दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। VL के हिसाब से इसकी वैल्यू बनेगी ω/L/R और VC के हिसाब से बनेगी 1/ωc/R। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एवरेज पावर एसोसिएटेड इन AC, मतलब कि एवरेज पावर की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट में क्या है। मैं जानता हूं चैप्टर बोरिंग सा हो गया, बट यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। आई नो इसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, बट जो है सो है, अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब छोड़ के तो नहीं जा सकते ना भाई। अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चैप्टर एंड हो गया है, बस ज्यादा परेशान ना हो। तो हम लोग को एवरेज पावर की वैल्यू निकालना है। एवरेज पावर की वैल्यू निकालना है तो पावर की मदद लेना पड़ेगा। पावर होता क्या है, डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब dW/dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अगला पावर का एक और फॉर्म होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वो क्या होता है, P विच इज इक्वल टू VI। तो मैंने दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दिया। जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। dt को मैंने उधर लेके चला गया तो मेरे पास स्मॉल चेंजिंग इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम की वैल्यू मिल गई। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वर्क की वैल्यू निकल जाएगी। आप लोग बोलेंगे हाँ जी निकल जाएगी। तो बेसिकली मुझे टोटल वर्क की वैल्यू ही निकालना है। जब मेरे पास टोटल वर्क की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज पावर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ऐसा है सीन। तो अब आइए जानते हैं कि यार इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या सीन बनेगा। तो इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दिए, इस तरफ भी, बोथ साइड इंटीग्रेट करे दोनों इक्वेशन में, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे 0 से लेकर टोटल वर्क डन तक के, और यहाँ पे 0 से लेकर टोटल टाइम के लिए, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे V और I दिख रहा है, तो ये V और I जो है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट रहने वाला है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है V0 sin ωt, करंट होता है V0 sin ωt, या मैक्सिमम भी लगा सकते हो। V0 की जगह पे Vmax भी लिखा जा सकता है और Imax की जगह पे I0 भी, दोनों कोई आपकी मर्जी है यार, इसलिए मैं दोनों को समझाते हुए चल रहा हूं कि कंफ्यूज ना हो। अब आप बोलोगे भैया करंट की वैल्यू तो आपने बोले कि I0 sin ωt होती है, तो ये ωt प्लस फाई क्या लगा दिया गया। तो देखो इतना वोल्टेज प्रोवाइड करने में जरूरी नहीं है कि sin ωt की ही वैल्यू मिले। अब वो तो डिपेंड करता है डिवाइस पे। रेजिस्टर रहता तो ωt हो जाता, इंडक्टर रहता तो ωt माइनस π/2 हो जाता, कैपेसिटर रहता तो ωt प्लस π/2 हो जाता। इस वजह से मैंने प्लस पाई यहाँ पे लिखा हूं। ये फाई बेसिकली फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा है कि अगर गलती से कोई ऐसा डिवाइस आता है जिसकी कोई फेज डिफरेंस है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो एक आइडल पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से मैंने सिंपली sin ωt नहीं लिया, ωt प्लस फाई लिया। तो ये दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे बेसिकली पुट कर दिया। तो जैसे मैंने पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू मिली वो मिली इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t I0 sin ωt, V0 sin ωt, I0 sin ωt प्लस फाई dt। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वैल्यू को वैसे के वैसे रहने दो, ये वाली वैल्यू पे ध्यान दो, sin a प्लस b, इस पे ध्यान देने की कोशिश करो। sin a प्लस b कितना होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पे a ωt हो गया, b आप लोग का फाई हो गया। तो उसी को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लिया, और ये जो वैल्यू थी ये वैसी की वैसी है। देखो I0 और V0 दोनों को मैंने बाहर ले लिया, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ sin ωt दिख रहा है। V0 I0 बाहर है इंटीग्रेशन के, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन होने नहीं वाला तो उनको क्या रखेंगे अंदर। तो ये जो sin ωt है इसको एक बार इधर इंटीग्रेट कर दो, इस बार एक बार, और जो sin ωt है उसको एक बार इधर इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसको अगर इधर लेकर आओगे तो ये sin ωt यहाँ पे आ गया।
तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव हो जाएगा और dt। तो बेसिकली आप लोग को करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है एक बार dt के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में। तो वही लिख दिया मैंने, dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट। इसमें भी अगर आप अच्छे से देखो तो जो डेरिवेटिव t का है सिर्फ वही अंदर आएगा, बाकी सब बाहर। मतलब ये बाहर इस तरफ में और यहाँ पे ये बाहर इस तरफ में, बाकी सब अंदर। तो आप लोग को एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मैंने सजा के बता दिया। बाकी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था dw वो w हो चुका है, कंफ्यूज मत होना। w की वैल्यू मेरी कुछ इस तरीके से मिल गई, cos फाइव बाहर साइन फाइव बाहर, इंटीग्रेशन से इन टर्म का होगा। अब यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा लॉजिक यूज करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग को साइन ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा और a की वैल्यू ओमेगा टी। तो देखो इसकी वैल्यू को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इधर की बात करूं तो देखो प्लस ऑफ साइन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आप लोग का 2 साइन ए कॉस ए टाइप देखने को मिल रहा है, उसकी वैल्यू होती है साइन 2a और इस 2 को मैं जैसे इसके अपॉन में ला दूं तो साइन ए कॉस ए साइन 2a अपॉन 2 हो सकता है। तो जी हाँ, तो देखो साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो मैंने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 2 इधर भी है इधर भी है, तो बोथ साइड से आप लोगों ने यहाँ से कॉमन निकाल लिए, बाहर आ गई वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि इस टर्म में एक बार आप इंटीग्रेट करोगे 1 को, एक बार इंटीग्रेट करोगे cos 2 ओमेगा टी को, इस तरफ में किसको इंटीग्रेट करोगे sin 2 ओमेगा टी को। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो ये तो एट द एंड वैल्यू t ही होने वाली है, कैपिटल T। ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना। अगर चाहो तो डेरिवेशन लॉन्ग बना सकते हो इसको इंटीग्रेट करके, लेकिन आप लोग क्लास 12 से हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बेसिक मैथ्स जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू एट द एंड 0 ही आएगी, अगर 0 से t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो इस वजह से मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिख दिया और इसकी वैल्यू को भी डायरेक्टली 0 लिख दिया। ऐसा करा जा सकता है, नंबर कोई नहीं काटेगा तुम्हारे, क्योंकि एट द एंड यही होता है, अदरवाइज ये डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये वैल्यू पूरी की पूरी 0, ये वैल्यू पूरी की पूरी 0, तो सिर्फ ये बचेगा, बाकी ये सारी वैल्यू 0 हो रही। देखो ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ रही, cos फाइव की वैल्यू ये रही, इसमें सिर्फ ये वैल्यू आपकी t होगी, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू इसके साथ इंटू हो जाएगी तो 0 हो जाएगी। एट द एंड आपकी वैल्यू जो वर्क डन बची वो बची v0 i0 अपॉन 2 इंटू t cos फाइव। ये जो w निकल के आ गया है इसको आप लोग को एवरेज पावर के फॉर्मूले पे रख देना है। w की वैल्यू जैसे यहां रखोगे, अपॉन में t है तो ऊपर वाले से एक t इधर से उड़ जाएगा, वैल्यू बचेगी आप लोग की v0 i0 cos फाइव अपॉन 2। 2 को मैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, तो v0 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा vrms, i0 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा irms और ये cos फाइव हो जाएगा। तो पावर की वैल्यू आ गई vrms irms cos फाइव। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पावर की एवरेज वैल्यू है। इसमें जो cos फाइव स्पेसिफिकली इसको पावर फैक्टर कहते हैं और इसको डिफाइन किया जा सकता है कोसाइन एंगल ऑफ लैग और लीड। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोगों ने ना करंट पे सिंपली साइन ओमेगा टी नहीं लिए थे, प्लस फाइव भी लिए थे, इसलिए आइडल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर जो डिवाइस लगा है उसके हिसाब से समझा जा सके। तो कुछ बेसिक यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है। अगर एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसमें फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे करंट और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यहाँ cos फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी RMS IRMS। अगर सिर्फ डिवाइस में या तो इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उस टाइम पे फाइव की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। cos पाई बाई 2 या 90 कितना होता है, 0। तो इस वजह से आप लोग देखोगे इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर की एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का जिसको कहते हैं वॉटलेस करंट। इसका दूसरा नाम भी है इडल करंट या आइडल करंट। अब ये वॉटलेस करंट होता क्या है, तो द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट दैट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। मतलब क्या, इसमें किसी भी टाइप की पावर की वैल्यू आप लोग को देखने को ही नहीं मिलती है। अगर पावर की वैल्यू देखने को नहीं मिल रही मतलब क्या होगा, यहाँ पे पक्का फेज डिफरेंस की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो पी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो इफ द सर्किट कंटेन इंडक्टर और कैपेसिटर ओनली देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज 90। अब जो पावर की वैल्यू आप लोग को देखने को मिलेगी 0 और उस टाइम पे जो करंट दौड़ेगा उसे वोल्टलेस करंट कहा जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इतना वोल्टेज और इतनी फ्रीक्वेंसी का सप्लाई अगर आप एक कॉइल पे दे रहे हो जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ इतनी है और जो उसके अंदर रेजिस्टेंस आप लोग को मिल रहा है वो 2.5 ओम का है, जो कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ 6.8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ। समझ में आ रहा देख करके इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्टेड मतलब एलसीआर सर्किट है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना सबसे पहले सर्किट इंपेडेंस कितना आएगा। एक एक करके चीजें निकालते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, सर्किट इंपेडेंस निकालने के लिए मतलब Z की वैल्यू आप लोग को यहां से निकालना है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आप लोग को निकालना है, लेकिन आपके पास क्या XL XC की वैल्यूज है, आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग उसको निकाल लो। तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए 2 पाई f L के फॉर्म में कर लो। इसको सॉल्व करिए और XL की वैल्यू निकालिए। दोस्तों अगर आप लोग का आंसर आ रहा है 18.8 ओम के अराउंड तो बिल्कुल सही आंसर करें। XL निकल चुका है हमारा। अब हम बात
बात कर लेते हैं एक्सी की। तो एक्सी हो जाएगा दोस्तों 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, और सी आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या बनने वाला है 2π, फ्रीक्वेंसी थी आप लोग की 50, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6.8 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁶। सॉल्व करो, आंसर बताओ। अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों 468 ओम के अराउंड, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाले हुए एक्सी का। क्वेश्चन ने क्या कहा था, आप लोग को इंपीडेंस की वैल्यू निकालनी है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल की वैल्यू 18.8 माइनस एक्सी की वैल्यू 468 का स्क्वायर अंडर रूट में निकालना है। तो इसको सॉल्व करना है, पॉज करिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करिए और बताइए कितना आएगा। तो गाइस अगर आप लोग का कैलकुलेशन होने के बाद इतना सॉल्यूशन निकल के आ रहा है इंपीडेंस का, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को पूछा गया है कि सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है, वो भी आपको बताना है। तो करंट निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो IRMS विच इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। सारी वैल्यूज आप लोग के पास गिवन है। VRMS आप लोग के पास दिया हुआ है 230 वोल्ट, और इंपीडेंस आप लोग का आया था 449.2। सॉल्व करके बताएं IRMS मतलब करंट कितना निकल के आ रहा है। तो अगर दोस्तों करंट 0.5 एम्पियर के अराउंड पे आया है तो 100% आंसर सही है। क्वेश्चन एक और चीज पूछा है, फेस एंगल कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। अब ये फेस एंगल कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आप लोग को फाई की वैल्यू निकालना होगा 10 इनवर्स के फॉर्म में कितनी आई है। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला रहा, सारी वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। इसको आपको सॉल्व करना है और फाई की वैल्यू यहां से निकालनी है कि आखिर कितनी आने वाली है एंगल के फॉर्म में। तो ये लगभग आपकी आने वाली है 89.7 डिग्री के अराउंड पे। क्वेश्चन ने आगे पूछा कि पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर निकाला जाता है cos फाई से, और cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 8.9 डिग्री। तो सॉल्व करिए इसको। तो यहां से आप लोग पावर फैक्टर निकाल लेना। क्वेश्चन ने पूछा है कि पावर कंज्यूम कितना हुआ, तो उसको निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला लगाना है VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS आपके पास है क्या, ये रहा। IRMS आपके पास है क्या, ये रहा। cos फाई है क्या, तो ये वैल्यू को आपको पुट कर देनी है वहां पे। सॉल्व करके आंसर बताओ। गाइस अगर आपका पावर की वैल्यू इतनी निकल के आ रही तो 100% आंसर सही है। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉइल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आप लोग को इतना देखने को मिल रहा है, इंडक्टेंस इतना देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी कनेक्टेड है सीरीज में विद दिस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इतनी है। सर्किट इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। कैलकुलेट करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। अभी हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़े, उसका ही फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आखिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, वो होती है f which is equal to 1/2π अंडर रूट ऑफ LC। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीजें गिवन है उसको पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके आप लोग की फ्रीक्वेंसी दोस्तों यहां से निकल जाएगी कि कितनी आ रही है। और अगर दोस्तों आंसर आप लोग का इतना आ रहा है तो आपने 100% आंसर सही करे हो। क्वेश्चन आगे आपसे पूछ रहा है कि करंट भी बताइए रेजोनेंस के अंदर कितना आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब करंट निकालना है, सभी के सभी LCR सर्किट में है। आप एक काम करो, नॉर्मली I which is equal to V/R वाले फॉर्म से निकाल लो। V की वैल्यू आपके पास 10 दी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग के पास 100 दिया हुआ है, तो करंट आपका निकल जाएगा 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन आगे आपसे ये कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस L and C एट रेजोनेंट कितना होगा, मतलब VL और VC की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप जानते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, IR बनता है। अगर VC के फॉर्म में बनाना तो ये VC हो जाएगा विच इज इक्वल टू I इंटू XC, और अगर मुझे VL के फॉर्म में बनाना तो I इंटू XL बन जाएगा। XC है यहाँ पे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा I इंटू 1/ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू C। यहाँ पे क्या हो जाएगा I इंटू 2πf मतलब ओमेगा L होता है, तो ये हो जाएगा ये, और ये L रहा। तो दोस्तों करंट तो आप लोगों ने निकाल दिए हो और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिए थे, और इसकी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सॉल्व करिए। देखिए मैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए इसलिए कहता हूं कि आप लोग पेपर में सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सब चीजें मैं कर दूंगा तो एग्जाम में आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एटलीस्ट कैलकुलेशन में आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में हाथ तेजी से चलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों आंसर रहे आप लोग के, इसको मैच करें और चेक करें। और इस क्वेश्चन से ये भी प्रूफ हुआ कि जो अप्लाइड वोल्टेज था उसके कंपैरिजन में इन दोनों की वैल्यू ज्यादा आ रही है। दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस करना है इन सभी के सभी क्वेश्चंस की। ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, पेज नंबर 153 में आप लोग को मिल जाएंगे दोनों के सॉल्यूशन हमारे इस बुक के अंदर। सेम ऐसे ही दोस्तों 158 में आप लोग को कुछ और तगड़े क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में आए, इसको भी प्रैक्टिस करना है बुक से। और ये क्वेश्चन भी आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं 153 पेज के अंदर से। और ये दो क्वेश्चन जो अभी हाल ही में बोर्ड्स एग्जाम में आए हैं इसी वैरायटी के जो अभी हम लोगों ने करे, इसको भी प्रैक्टिस करना 154 पेज में मिल जाएगा हमारी बुक के अंदर। साथ में ये 2003 का भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, 154 पेज नंबर में मिल रहा है। और ऐसे आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को 24 में आया था, 155 पेज नंबर में आप लोग उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है, बेसिकली एक ऐसे टाइप का फॉर्म का जनरेटर है जो कि
मैकेनिकल मीन के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। इसका बेसिकली जो फिनोमेना है वो क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना में ये वर्क करता है। मतलब बेसिकली वही कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? मतलब क्या, अगर आप लोग यार मोटर को घुमा रहे हो उल्टे फॉर्म में, आप लोगों ने बचपन में कभी इलेक्ट्रिकल गाड़ी वाली मोटर घुमाए हो, मोटर को घुमाओगे तो उस तरफ से आप अगर दो तार लगा दोगे तो बल्ब जल जाता है। तो सेम यही वाला फिनोमेना है। क्लियर दोस्तों? तो एसी जनरेटर के अंदर मेन पार्ट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? सबसे पहले हम लोग को एक आर्मेचर यूज करना है जो कि आपको दिख रहा है ABCD नाम से। क्लियर दोस्त? ये एक किस्म से कॉपर वायर से वाउंडेड है n नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये किस्म से वाउंडेड कॉपर वायर है, n नंबर ऑफ टर्न्स इसमें वाउंडेड है ओवर दी सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया गया, कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर दोस्त? तो इसे इसलिए यूज किया गया सो दैट यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लिंक कर सके। क्लियर दोस्त? यहाँ तक के इसके अलावा यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग बार मैग्नेट यूज करने वाले, एक तरफ दिख रहा है आपको, हाँ है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्लिप रिंग्स यूज होंगे। स्लिप रिंग्स आप लोग को यहाँ पे दिखेंगे, देखो ये दीज आर द स्लिप रिंग्स। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में अगर बात करूँ तो ब्रशेस यूज होते हैं। ब्रशेस मतलब क्या, ये दीज आर दी ब्रशेस जो कि स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। मान लो ये स्लिप रिंग है। क्लियर है? तो स्लिप रिंग से मैं कैसे समझाऊंगा, दिख रहा है क्या मुझे? हाँ जी, जैसे समझ लो अब ये है मेरे पास, तो ये दिख रहा है, समझ लो ये स्लिप रिंग है। तो ब्रशेस इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। स्लिप रिंग घूमेंगी लेकिन ब्रशेस अपनी जगह पे ही रहते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक के हाँ है ना। तो इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दौड़ रही होगी। एग्री करते हो कि नहीं? इसके अलावा आप देख रहे हो ये कॉइल रही ABCD, हाँ है ना। याद रखना ये कॉइल ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे जो स्लिप रिंग है ये कनेक्टेड है इस फॉर्म में और ये कनेक्टेड है ऐसे आगे 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 आगे। और जो सेकंड वाली कॉइल है वो पहले वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड नहीं, उसके अंदर से निकलते हुए आई और दूसरे वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। क्लियर दोस्त? इस तरीके से कुछ इसका कनेक्शन एक्चुअल में होता है। कंफ्यूज नहीं होना, स्लिट रिंग मत लिख के आ देना, कई लोग स्लिट लिख देते हैं, स्लिट नहीं स्लिप होता है वो। क्लियर है भाई? तो दो यहाँ पे स्लिप रिंग यूज हो रहे हैं, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस यूज हो रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों ने एक मतलब आउटपुट लगा दिया। आप अपना मोबाइल चार्जर लगा दो यहाँ पे चार्ज करने के लिए। एक्चुअल में किया क्या जाएगा, यहाँ पे मोशन कराया जाएगा। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे जितना ज्यादा हमें, ये देखो ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से एक हैंडल लगा दिया जाता है जिसको उससे हम ऐसे रोटेट कर सके। तो कॉइल क्या होगी, बार बार ऐसे पलटेगी, हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कॉइल अगर बार बार यहाँ पे ऐसे चेंज हो रही है मैकेनिकल मीन की वजह से, वो भी ओवर दी मैग्नेटिक फील्ड में बार कॉइल आगे पीछे हो रही है, तो क्या हो रहा है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा होगा ना कॉइल में। इस वजह से इस कॉइल के अंदर करंट दौड़ने लग जाता है। समझ में आया दोस्त? तो ऐसे वर्क करता है क्या, एसी जनरेटर। तो वही थ्योरी है। वर्किंग की बात करूं तो बेसिकली वही आप लोग को करना क्या, आर्मेचर जो कॉइल का उसको एक्चुअल में हैंडल के थ्रू या मोटर के थ्रू आपको उसको रोटेट करने की कोशिश करना है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोग आर्मेचर को रोटेट करोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बार चेंज हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बार चेंज हो रहे हैं जो उससे लिंक थे उस कॉइल से। इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और आप इसको पता कर सकते हो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि किस तरफ में करंट दौड़ रहा है। क्लियर है भाई लोग? कोई आपसे कहे कि यार कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो आप लोग कहोगे वो हो रहा है B.A, मतलब BA cos थीटा। मान लो जैसे देखो, अगर मैं इस स्पेसिफिक कॉइल को ऊपर से देखता तो ये नॉर्थ इधर दिखता, ये साउथ, और एक डंडी सी दिखती बस, हाँ है ना। देखो इस तरीके से मान लो ये कॉइल है, मान लो इसका स्पेसिफिक एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा, BA cos थीटा, हाँ है ना। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक के अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, थीटा। मैं क्या करने वाला हूँ, थीटा को रिप्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे ओमेगा टी से। ये ओमेगा टी से कैसे रिप्लेस हुआ, एक्चुअल में ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा अपॉन टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 which is equal to BA cos ओमेगा टी। क्लियर दोस्तों? यहाँ से आपको एक्चुअल में फ्लक्स पता चल गया। एक्चुअल में आपको ये भी याद होगा ना कि भाई ठीक है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स तो पता कर लिए, एक्चुअल में कितना EMF प्रोड्यूस हुआ, एट द एंड तो यही पता करना है। अल्टरनेटिंग करंट जो यहाँ पे, अल्टरनेटिंग जनरेटर जो यहाँ पे है, एक्चुअली हमको यही पता करना है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, वो होता है -d∅/dt। तो फाई की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से फाई की वैल्यू निकाले हैं। समझ में आया दोस्तों? और आप जानते हो n नंबर ऑफ टर्न्स है, इस वजह से जो फाई की वैल्यू आई है BA cos थीटा cos ओमेगा टी, इसको n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कर दिए तो इक्वेशन ऐसी हो गई। फराडे के लॉ में यहाँ पे पुट कर दिए तो इक्वेशन ऐसी हो गई। टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। cos ओमेगा टी को तो कितना होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा आ जाएगा। तो ये
इसके बाद माइनस आएगा, पहले से ये माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साथ में ओमेगा बाहर आएगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। देख लो भाई, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कांस्टेंट क्या है, एन है, बी है, ए है, ओमेगा। इन सब को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, इन सब को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे किससे, ई नॉट या फिर ई मैक्स से। ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग क्या सोचेंगे, परमिटिविटी और परमिटिविटी मीडियम, वो नहीं है भाई, ये मैक्सिमम ईएमएफ है। क्लियर? तो ये कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने मैक्सिमम ईएमएफ से कन्वर्ट कर दिए, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आया हमारा, वो आया ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जो कि हमें जनरेटर के अंदर मिलता है। क्लियर है भाई? कोई कहे आप लोग से कि चलो भैया ठीक है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कितना हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, तो ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ जानते हो, वी बाय आर या ई बाय आर, ई की वैल्यू रख दो, ई नॉट रख दिया मैंने यहाँ, ई मैक्स, कंफ्यूज नहीं होना, ई नॉट, ई मैक्स, वी नॉट, वी मैक्स, आई नॉट, आई मैक्स, सब एक ही है। क्लियर भाई? तो बेसिकली मैंने इसको इससे रिप्लेस किया, तो आप जानते हो कि वी बाय आर या ई बाय आर कितना होता है, आई मैक्सिमम या फिर आई नॉट। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से आपको इतना करंट मिले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या रहा है, आर्मेचर ऑफ 60 हर्ट्ज जनरेटर रोटेटेड इन 0.15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, इफ द आर्मेचर कॉइल हैज 150 टर्न और उसका एरिया आप लोग को दिया हुआ है, तो फाइंड करना है पीक वैल्यू कितनी आएगी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल में, और एवरेज वैल्यू बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अल्टीमेटली मुझे ई की वैल्यू निकालना है, तो वो हो जाएगा ई विच इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़े। उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो एन की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू आपके पास ये रही, बी की वैल्यू ये रही, ओमेगा की वैल्यू में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप लोग को गिवन है, तो इसको आप लोग बना लो एन ए बी 2 पाई एफ के फॉर्म में। तो दोस्तों ये सारी वैल्यूज आप लोग को मैंने पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहां से अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद जो ई की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी जल्दी बताओ। तो अगर दोस्तों आप लोग की ई की वैल्यू आ रही है 170 वोल्ट, तो आपने बिल्कुल सही आंसर करे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एसी जनरेटर है जिसके अंदर 100 टर्न्स की कॉइल्स आप लोग को देखने को मिल रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये रोटेट हो रहा है एट द एंगुलर स्पीड ऑफ इतना इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, और रेजिस्टेंस कॉइल का भी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर डेसिपेट कितना हो रहा है कॉइल के अंदर। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेट कितना होता है दोस्तों, तो पी मैक्सिमम की जो वैल्यू आप लोग की निकल के आती है वो कितनी आती है, वी नॉट आई नॉट आती है। क्या आपके पास आई नॉट वी नॉट है? दोस्तों आप लोग के पास दोनों की वैल्यू नहीं है, तो वी नॉट कहां से निकाल सकते हो, वी नॉट निकाल सकते हो ई नॉट वाले फॉर्मूले से, वो होता है एन ए बी ओमेगा। एन की वैल्यू आप लोग को यहां से गिवन है 100, ए की वैल्यू भी आप लोग को गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू ये रही। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। अगर 720 वोल्ट आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसकी मदद से आप लोग आई नॉट निकाल सकते हो, क्योंकि जो आई नॉट है दोस्तों वो कितना होता है, वी नॉट बाय आर होता है, और दोस्तों आर की वैल्यू है 500, ये रहा आपका आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो आपका करंट का वैल्यू निकल के आता है 1.44 एम्पियर। इसको सॉल्व करिए जल्द से जल्द, और अगर पी की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आती है तो आपने 100% सही आंसर किए हो। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दिस, मतलब एनपी अपॉन एनएस की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्वेश्चन ने कहा वो है 1/200, और कनेक्टेड है एसी मेन सप्लाई से इतने वोल्टेज के साथ, मतलब प्राइमरी वोल्टेज ही होगा, वो होगा 200 वोल्ट। कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है, उसके लिए हमको मतलब देना है VS अपॉन VP विच इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये फॉर्म बन जाएगा NS विच इज इक्वल टू VP इंटू NS अपॉन NP। NS अपॉन NP की वैल्यू क्या है, तो देखो हमारे पास NP अपॉन NS की वैल्यू इतनी है, तो इसका अपोजिट कर दोगे तो NS अपॉन NP निकल जाएगा 200, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो गया 200। तो VS आप लोग का निकल जाएगा 40,000 वोल्ट के आसपास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट आएगा अगर प्राइमरी में इतना है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो VP IP which is equal to VS IS। सेकेंडरी में निकालना है तो IS which is equal to जाएगा VP IP अपॉन VS। तो अगर आप अच्छे से ध्यान दो, VP की वैल्यू है आप लोग के पास 200, IP क्वेश्चन ने कह दिया वो है 2, और VS जो दोस्तों है वो आपका है 40,000। सॉल्व करें और बताएं IS कितना निकल के आ रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्टेड अ वोल्टेज ऑफ 2200 volt into 120 volt in the transmission line. Number of turns in the primary coil is 5000. The efficiency of the transformer is 90% and the power output is 6 kilowatt. Calculate the number of turns in the secondary. Second पूछा गया इनपुट पावर क्या होगा ये भी बताओ। सेकेंडरी कॉइल के लिए आप लोग यहाँ पे निकाले हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो NS की वैल्यू हो जाएगी VS अपॉन VP इंटू NP
P, अरे NS अपॉन NP होता है ना, तो NP को उधर ले लिए। VP कितना था 2200, VS कितना है 220, वैल्यू कितनी होगी 220 डिवाइडेड बाय 2200 इनटू NP, और NP आप लोग का 5000, तो NS की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, काटा पीटी अगर आप करते हो तो वो आ जाएगा 500। क्वेश्चन ने आगे आपसे पूछा है इनपुट पावर कितना आएगा। अब ये इनपुट पावर निकालने के लिए क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ और चीज दिया हुआ है क्या, तो आप बोलोगे भैया क्वेश्चन ने आपको बताया है आउटपुट पावर जो है वो है 6 किलोवाट का और एफिशिएंसी 90% दी है, तो क्या ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन विच इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और करके इसको इनपुट पावर विच इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन एन बना सकते हैं। आउटपुट पावर की वैल्यू आप लोग की जो आई थी दोस्तों वो है 8 किलोवाट में, तो आंसर किलोवाट में रखना। 90% है मतलब 90% है मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.9, तो यहाँ 0.9 रखो, सॉल्व करो, कितना आया आप लोग का 8.9 किलोवाट के आसपास आया, तो सही करें। तो ये तो थे आप लोग के टॉपिक्स, आई होप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, बुक में इसका सॉल्यूशन 160 पेज नंबर में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये 2 है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी सॉल्व करें, पेज नंबर 161 में मिल जाएगा। 163 पेज के अंदर आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट वाले दिया हूं, जिसको भी प्रैक्टिस आप लोग को करना है, और वीडियो को पॉज करके इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी अभी आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर ये हो गए हो तो प्लीज इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें, और इस क्वेश्चंस को भी प्लीज सॉल्व करिए पॉज करके। तो दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से कर लेना। चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा आप लोग का, क्वेश्चन जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ लगा लोगे, आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे। देखो कोई भी पेपर लीक नहीं कर सकता है, वो सब झूठी बात है, कोई भी आपको आके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता देगा, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए चाहे बोर्ड्स कोई भी क्वेश्चन दे दे, वो सारे के सारे वो लोग अटेंड आराम से कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से कर लेना। अच्छे वाले हाई क्वालिटी क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, जाइए ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी अगर आप लोगों को मेरे प्रीमियम नोट्स चाहिए फिजिक्स के, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक गिवन है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।